सभी साथियों का एक बार भरपूर स्वागत है यूपी स्पेशल 100 एमसीक्यूज के इस दूसरे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, जो कि है बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है। इस प्रश्न से जिसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ में इसमें जो और दूसरा राज्य शामिल है वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 102, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र पिपरी, ये स्थान है, यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन संख्या 103 की तरफ में बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है कि किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं। तो गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थापित है। तो परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा में स्थापित है, और ये नरौरा लोकेशन कहाँ पे है इसे आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है। इसका उत्तर है रोजा नामक स्थान पर बिड़ला समूह के द्वारा उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन संख्या 106 है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है। तो यह सन 1998 में इसका गठन किया गया है। इसके पहले के जो 100 क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे लिंक दिया रहेगा, उस पर आप जरूर जाकर के जो पहले के 100 क्वेश्चन है उन्हें आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। जिसका उत्तर है कि बरेली में। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थापित है या यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह गांव जो पूरे भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना है। तो उस गांव का नाम है रामपुरा। रामपुरा ऐसा गांव है जो उत्तर प्रदेश का ऐसा गांव हो गया है उसकी पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा सौर प्लांट यहाँ पे लगाए गए, यानी कि ये कि पूरा का पूरा गांव जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वर्किंग में है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम में किस कृषि संस्थान की देन है। तो पंतनगर विश्वविद्यालय की। पंतनगर विश्वविद्यालय जो कि विभिन्न प्रकार के फसलों के रिसर्च के लिए, उनमें जीएम के लिए यानी कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए ये विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है। अच्छा, जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 110 है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे इसका स्थान प्रथम दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र को दिया गया है, द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश को दिया गया है। तो इसकी क्लियरेंस वर्तमान टाइम पे, जो कि आज जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 जून 2024 है, इसके आधार पर इसका जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो देश के चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का चतुर्थ यानी कि चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो इसका सही जवाब है गेहूं। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। प्रश्न संख्या 114 या यूं कहें कि इस वीडियो लेक्चर का 14वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा है। तो तिलहन यानी कि वे फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। तो तिलहन के लिए सबसे ज्यादा जो उत्पादन किए जाने वाली फसल है वो है सरसों। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो आंवला सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वह प्रतापगढ़ जिले में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल वो होती है जिन फसल को किसान पैदा करते हैं बेचने के पर्पज से ही। कुछ फसलें होती हैं जिन्हें हम घरेलू यूज में लेते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो किसान की डेली यूज में भी आती हैं। जब उनसे एक्सेस होता है तो उन्हें बेचते हैं। लेकिन गन्ना हो गया, अरहर हो गई, तो इन फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि जब ये पैदा होती हैं तो इन्हें बेच दिया जाता है, इसीलिए इनको वाणिज्यिक फसल कहा जा सकता है या कमर्शियल क्रॉप इन्हें हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो किसान मित्र योजना 18 जून 2003 ईस्वी में शुरू की गई।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। यानी कि आम की ढेर सारी वैरायटी होती हैं जिसमें चौसा, दशहरी और लंगड़ा, इस तरीके से अलग अलग आम की वैरायटीज होती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से जो है वो दशहरी और नीलम नाम की प्रजाति के आम के सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 19 है कि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय भाग में किस प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। तो शीतोष्ण जलवायु वाले फलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है। तो 19% जो पूरे भारत का खाद्यान्न है उसका हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है 19%। यानी कि टोटल अगर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि पूरे भारत भर में अगर 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो अनाज उत्पादित किया जाता है तो उनमें से 19 किलो सिर्फ उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1 मई 1920 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। तो सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लोग किसानों को कहा जाता है। 1 हेक्टेयर में कितने बीघे भूमि आती है ये आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप हमें बताएं तो इसे आपको रिप्लाई के रूप में इसका आंसर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान यानी कि रिसर्च सेंटर जो है, रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर, वह महोबा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई। तो सन 2007 और 2008 में किसान हित योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रीज कहाँ पर है। तो यह मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री किस स्थान पर स्थित है। तो वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थित है। क्वेश्चन संख्या 27 पे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा स्थान प्रसिद्ध है। खुर्जा कहाँ पे है। तो बुलंदशहर में है और यह चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है। तो हथकरघा उद्योग का द्वितीय स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कब किया गया। तो 20 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन किया गया। किस अधिनियम के जरिए। तो अधिनियम 1956 के जरिए। उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान कब स्थापित किया गया। तो 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। यानी कि मिट्टी के खिलौने कहाँ पे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ जिले में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है वाराणसी, जिसे कि बनारस के नाम से भी जाना जाता है। और इन रेशमी साड़ियों के लिए बनारसी रेशमी साड़ियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। बनारसी साड़ियों के नाम से इनकी सप्लाई देश विदेश में की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है। तो एल्युमिनियम उद्योग का विकास मिर्जापुर जिले में किया गया है। चुनार किस उद्योग के हेतु प्रसिद्ध है। तो चुनार सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र जो है वो कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण का मतलब कि आर्टिफिशियल जो अंग होते हैं, जैसे किसी का हाथ या पैर नहीं है तो जो आर्टिफिशियल रूप से बना करके लगाए जाते हैं, ये कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र वहाँ कहाँ पे स्थित है। तो कानपुर में, जो इस तरीके से आर्टिफिशियल हाथ पैर या दूसरे जो अंग जो बाहर से लगाए जा सकते हैं उनको लगाने का काम ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन यानी कि CAD परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये CAD का जो सेंटर है वो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये नोएडा में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू किया गया। तो 1 जनवरी 2008 से यह लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यानी कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो विकलांग या दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए जो इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी के रूप में जो यूज़ किया जाता है, जैसे अभी के लिए एग्जाम हम लोगों ने देखा कि कानपुर में जो कृत्रिम अंग निर्माण का सेंटर है, तो वैसे डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हैंडीकैप लोगों के लिए हेल्प करता है। उनके हाथ या पैर अगर किसी
प्रॉब्लम में है, यानी कि कोई हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो उसे लगाने का काम इस इंस्टीट्यूट में या इस विद्यालय में किया जाता है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये कानपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश सड़क राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1 जून 1970 को गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? तो उत्तर रेलवे का सबसे ज्यादा विस्तार है। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो यह इलाहाबाद में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद, यानी कि जिसे कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण सेंटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि आगरा में हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर में। लखनऊ योजना किस विकास से संबंधित है? तो ये सड़कों के विकास से लखनऊ योजना का संबंध है। इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इस तरीके के जो प्रश्न हैं जिनमें कि नाम कहीं और का हो रहा है और काम कहीं पे और हो रहा है, इस तरीके के प्रश्न को देखने की जरूरत हमें ज्यादा होती है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो वो लखनऊ है, जो कि नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे 2 के जरिए नहीं जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो यह भी आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई? तो 1975 ईस्वी में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो 1995 यानी कि 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1981 ईस्वी में की गई है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो यह लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था कब की गई? तो सन 1982 ईस्वी में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। तो प्रौढ़ वो लोग होते हैं, जैसे एक स्कूल की टाइमिंग होती है, एक एज होता है, जैसे हम स्टूडेंट की एज होती है 21 या 25 साल तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। देन इसके बाद में क्या होता है कि पढ़ाई की उम्र एक तरीके से माना जाता है कि पढ़ाई की उम्र नहीं रह गई, लेकिन प्रौढ़ इसके बाद की जो उम्र होती है, जैसे कि कोई 30, 32 या 35 साल के बाद में, 40 साल के बाद में पढ़ना चाहता है, तो वो किस तरीके से पढ़ाई करे, कहाँ पे पढ़ाई कर सकता है? तो उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई है और इसकी शुरुआत की गई थी सन 1982 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो एक है राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह इलाहाबाद, जिसका कि वर्तमान नाम प्रयागराज है, यहाँ पर यह स्थित है। नेक्स्ट है कि कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो चित्रकूट में स्थापित किया गया। हम आज के इस वीडियो लेक्चर के 60 प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना न भूलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि कितने इकोनॉमिक जोन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है 4 इकोनॉमिक जोन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन सन 1971 ईस्वी में किया गया है। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीय नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो सन 1982-83 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीय नियोजन प्रणाली की शुरुआत
की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नियोजन के कितने स्तरीय प्रणाली लागू किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है कि 4 नियोजन की स्तरीय प्रणाली को लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो व्यापार कर से उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स आता है उत्तर प्रदेश में कहां से आता है? तो वो बिजनेस से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहां किया जाता है? तो यह लखनऊ में किया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा बिजनेस, अगर बिजनेस में व्यापार में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो व्यापार किया जाता है वो लखनऊ में, और यहीं से सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो साल 1999 ईस्वी में जिला योजना समितियों का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो केंद्रीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? तो साल 1991 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं जो कि है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो समय है 2 जनवरी 1991, जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं जो कि है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया? तो सन 1976 ईस्वी में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो सन 2004 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना किससे संबंधित है? तो संघर्षशील महिलाओं की सहायता से स्वाधार योजना संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 14 सितंबर 2011 को निश्चित की गई नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही वे व्यक्ति होंगे जिनकी आय कितनी होगी? तो जिनकी आय 5,000 मंथली यानी कि महीने की होगी, एक महीने में 5,000 या उससे कम कमाते हैं, ऐसे लोगों को नई आवास नीति के अनुसार आवास प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कानपुर में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 79 पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो गोरखपुर नक्षत्रशाला सबसे बड़ी नक्षत्रशाला के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो यह लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला प्रदेश में अलीगंज में स्थित है, और ये अलीगंज कहां पे है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि स्वान परियोजना का संबंध किससे है? तो ये कंप्यूटर नेटवर्क से है। और उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति किन देवी देवताओं की पूजा करती है? तो जौनसारी जो जनजाति है वो दुर्गा माता की पूजा करती है। विशु, पांचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। रासो, घुमशु, झेला, घोड़ो, घी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो ये जौनसारी जनजाति में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो बिजनौर जनपद में, बिजनौर जिले में बुक्सा नाम की जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जनजाति को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है? तो राजी जनजाति को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं जो कि है थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो थारू जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो गोरखपुर जिले में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो सन 1986-87 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 यानी कि 90। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में रण बड़ चित्र यानी कि युवा मिलन गृह की प्रथा पाई जाती है? तो सौका जनजाति में रण बड़ चित्र की प्रथा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 91 है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किस जनजाति की
उपजातियां राणा, कठारिया और डेगोरा है, तो थारू जनजाति की उपजातियां हैं राणा, कठारिया और डेगोरा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, तो माही गिर जनजाति है जो कि इस्लाम धर्म को मानती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, तो बुक्सा जनजाति में हिंदुओं के जैसा वर्ण विभाजन बुक्सा जनजाति में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किए, तो साल 2003 ईस्वी में 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार के द्वारा सूचित किया गया जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है, तो कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में जैन धर्म का भी प्रसिद्ध तीर्थ है और बौद्ध धर्म का भी है। अगला प्रश्न है कि नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है, तो नैमिषारण्य सीतापुर जिले में स्थित है, जिसे नैमिष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो बागों के शहर के नाम से लखनऊ प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे मलिहाबाद क्षेत्र है जहाँ पे आम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे बागों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती है, तो नैनीताल में होती है। और उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है, तो देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। तो आज के 100 प्रश्न जो कि डे 2 के थे, यानी कि डे 1 के 100 प्रश्न वीडियो अपलोड हो चुका है। डे 2 के जो 100 प्रश्न थे इसका वीडियो आज कंप्लीट है और आपको जल्द ही जल्द मिलने वाला। ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, इसमें जो क्वेश्चंस के कलेक्शन थे आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने इस छोटे भाई को, ताकि इस तरीके की और भी जो वीडियो हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी तैयारी के लिए और आपके रिवीजन के लिए, इस तरीके की वीडियो मैं लेकर के आता रहूं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।